नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है छायावाद। छायावाद शब्द अपने आप में अर्थ व्यंजक है, संकेत देने वाला है। छाया का अर्थ ही होता है परछाई या प्रतिबिंब, और परछाई कभी वास्तविक नहीं होती। जरा समझिए, 1920 से 1936 या 1918 से भी कह लीजिए, 1918 से 36। प्रसाद की कुछ रचनाएं 18 में ही आ गई थीं, इसलिए लोग मानते हैं कि छायावाद की काल सीमा 18 से शुरू होती है। परंतु द्विवेदी युग यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे जो द्विवेदी युग चल रहा था, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन लगभग 1920 तक किया। इसलिए द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग है। तो कुछ लोग यह मानते हैं कि छायावाद 1920 से 1936 का काल है। जाहिर सी बात है कि हम पराधीन थे। अंग्रेजी यातना, औपनिवेशिक शोषण, उस अंग्रेजी क्रूरता के आगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसे में रचनाकारों ने अपनी बात को कहने के लिए एक काल्पनिक शैली अपनाई, प्रतीकात्मक शैली अपनाई, लाक्षणिक शैली अपनाई, रहस्यात्मक शैली अपनाई। क्योंकि दुश्मन जब भी क्रूर होगा, प्रतिपक्ष जब मजबूत होगा, शोषणकारी होगा, तो उसके खिलाफ बात सीधे सीधे नहीं कही जा सकती। इसलिए छाया शब्द का अर्थ उन कविताओं से है जो लाक्षणिक रही हैं, सीधे अर्थ ना दे करके लाक्षणिक अर्थ देती हैं। अब जरा समझिए, शेरों के माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। जागो, राष्ट्रीय जनता को जगाने के लिए। शेर कौन? राष्ट्रीय जनता। और सियार कौन? अंग्रेज। याद रखिए, शेर जब सो जाता है तो सियार जैसे मुर्दाखोर प्राणी उसका शिकार चुरा ले जाते हैं। अंग्रेजों ने ऐसे ही चोरी से, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में, अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। तो छायावाद का अर्थ ही उन रचनाओं से, एक ऐसी कालधारा से जो लाक्षणिक रचनाएं रही हैं, जिन रचनाओं में प्रतीकात्मकता है, जिन रचनाओं में कल्पनाशीलता है, रहस्यात्मकता है। देखिए, जितनी भी रचनाएं लिखी गईं, सुबह, रात, बीती विभावरी जागरी, विभावरी यानी रात, रात खत्म होने को है, अब जाग जाओ। रात यानी औपनिवेशिक शोषण, पराधीनता, पराधीनता अब खत्म होने को है, जागना, जगाने का अर्थ नवजागरण परक चेतना। दोस्तों, यही वजह है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को के विषय में लिखा कि यह छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। जागरण का अर्थ ही है नव जागरण से, जिसे हम लोग कई नाम से जानते हैं, पुनरुत्थानवाद, नव जागरण, पुनर्जागरण, सांस्कृतिक जागरण। अब यह समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए यह नवजागरण परक चेतना है। अतीत के स्वर्णिम और श्लाघ्य मूल्यों से, अतीत के निर्दोष मूल्यों से प्रेरणा लेने की कोशिश ही नवजागरण। हम अतीत में ज्ञान गुरु थे, हम अतीत में श्रेष्ठ थे, विश्व गुरु थे, समृद्ध थे, भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया। हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत अपने आप में श्रेष्ठ रही है। हम विश्व गुरु थे, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में समृद्ध थे। आचार्यों ने, आलोचकों ने छायावाद की परिभाषा देते अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपने सुना होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह छायावाद शब्द अन्योक्ति प्रभाव, कहा जाए कुछ और इसका प्रभाव कुछ और, किसी और पे पड़े। उन्होंने लिखा, जिस प्रकार पेड़ की छाया पेड़ से कहीं दूर बनती है, वैसे ही छायावादी कविता का अर्थ कुछ और निकलता है। अभी हमने देखा कि अभिव्यक्ति नहीं थी,
राष्ट्रीय जनता सहमी हुई थी, रचनाकारों पर भी कठोर दंड थे, काले पानी की सजा थी। ऐसे में रचनाकारों ने भी अपनी बात कहने के लिए लाक्षणिक शैली को अपनाया, तो उनकी कविता का अर्थ कुछ और निकल रहा था। अब देखिए, रात का अर्थ शोषण से, पराधीनता से, सवेरा या उषा का आगमन नवजागरण परक चेतना से। दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जरा समझिए, छायावाद से ठीक पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके पहले रीतिकाल। रीतिकालीन कविताएं स्थूल शरीर के अंगों प्रत्यंगों पर चर्चा कर रही थी, तो वहां स्थूल श्रृंगारिकता थी, मांसलता थी, मांसल स्थूल ऐन्द्रिक शरीर की चर्चा थी रीतिकाल में। लेकिन छायावादी कविता मन की बात करती है। अगर आप देखें कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना, तो उसमें भी मन की ही चर्चा है। मनु कुछ और नहीं, मन के परिचायक है और श्रद्धा हृदय भावना का प्रतीक है, जबकि ईड़ा बौद्धिकता बुद्धि मस्तिष्क मन के दो हिस्से हैं। यदि आप निराला की रचना राम की शक्ति पूजा देखें, ये दोनों छायावादी रचनाएं हैं, तो राम की शक्ति पूजा में भी राम के मन की निराशा की चर्चा है। वह एक और मन रहा राम का, स्थिर राघवेंद्र को रह रह हिला रहा फिर संशय। तो याद रखिए, छायावादी रचनाएं मन के भावों की चर्चा करती हैं। कामायनी के जितने भी 15 सर्ग हैं सभी मनोभावों को दर्शाते हैं। तो रीतिकाल में स्थूल शरीर की चर्चा थी, मांसल श्रृंगार की चर्चा थी, जबकि छायावाद में मनोभावों मनोदशा की चर्चा है, भावना बौद्धिकता के सामंजस्य की चर्चा है। इसलिए स्थूल शरीर पर सूक्ष्म मन के जीत की चर्चा है। और तब नगेंद्र कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। एक अर्थ यह भी लिया गया कि द्विवेदी युग में रचना सीधे और सपाट लिखी गई थी, कथात्मक थी, स्थूल थी। द्विवेदी युग में आप देखिएगा, द्विवेदी युग रचनाएं बहुत सीधे अर्थ देती हैं। हाय अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। रचनाएं बहुत सहज सपाट कथात्मक थीं, अभिधात्मक थीं। लेकिन छायावाद में कला मूल्य आए, लाक्षणिकता आई। कला हमेशा सूक्ष्म होती है, इसीलिए यह माना गया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। दोस्तों, पंत जैसे रचनाकारों ने यह माना कि छायावादी रचनाएं मुक्ति की रचनाएं, मानव मुक्ति, भाव मुक्ति और यहाँ कहें विश्व मुक्ति भी, तो भी बात गलत नहीं होगी। इसलिए पंत ने लिखा कि छायावाद में सारे बंधन खुलने लग गए। यह मुक्ति के लिए छटपटाहट की कविता है, मुक्ति की कामना की कविता है छायावाद। इसलिए लिखते हैं पंत, अब खुल गए छंद के बंध और पास के रजत और प्रास के रजत पास। अब वाणी हुई मुक्त और कविता अयास। सभी बंधन खुल गए, चाहे पुराने अलंकारों के बंधन हो, चाहे पुरानी भाषा शैली का बंधन हो या पुराने भावों के बंधन हो। छायावाद इसलिए बंधन विरोधी कविता है। छायावाद बंधनों से मुक्ति की कामना की कविता है। इसमें छटपटाहट का स्वर है। दोस्तों, कुछ बातें और समझने लायक हैं। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि छायावाद में जो अतिशय कल्पनाशीलता है या अतिशय रहस्यात्मकता है, इससे छायावाद की कविता जीवन, समाज और जगत से कटी हुई कविता है। इसका स्वर पलायनवादी है, क्योंकि यह मान लिया गया, जैसे अगर हम मुकुटधर पांडे की बात करें तो कहते हैं कि छायावाद में जो छाया शब्द है वह मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद के लिए आया है। ऐसे ही अगर आचार्य शुक्ल की भी बात लें तो कहते हैं छायावाद विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक कविता का नाम है और शैली की दृष्टि से लाक्षणिक कविता का नाम है। तो दोस्तों, अगर उन आलोचकों की हम बात लें तो लगे कि छायावाद कट करके कहीं किसी कल्पना लोक में जीवन समाज की समस्याओं से भाग करके किसी रहस्य लोक में जाने का नाम है। छायावादी कवि
कल्पना में जी रहे थे। ऐसा नहीं है। बोलिए मेरे साथ, जब भी यथार्थ कड़वा होगा, वर्तमान जर्जर होगा, तो व्यक्ति कल्पना लोक में विचरण करेगा। छायावादी रचनाकार अपनी आंखों के सामने दो प्रकार के कटु बंधन देख रहे थे, दो जर्जर समस्याएं देख रहे थे। इस समय तक अभी भी सामंती बंधन थे। धर्म, नैतिकता, सामूहिकता, जड़ पारिवारिकता, ऐसे कई बंधन व्याप्त थे। और दूसरी तरफ औपनिवेशिक अंग्रेजी शोषण का बंधन। दो बंधन, एक तरफ सामंती बंधन, दूसरी तरफ औपनिवेशिक बंधन। दोस्तों, छायावादी रचनाकारों ने कल्पना में सामंती बंधन यानी सामाजिक जड़ताओं के खिलाफ एक तो व्यक्तिवाद को तलाशा, और दूसरी बात कि अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ नवजागरण को तलाशा। अब समझिए, यह माना गया कि छायावादी कविता में कल्पना है तो रहस्यात्मकता है, रहस्यात्मकता है तो पीड़ा भी है, वेदना भी है। तीनों को जोड़िए। याद रखिए, जब जब हमारा वर्तमान जर्जर होगा, तब तब हम कल्पनाओं में डूबेंगे, लेकिन कल्पनाओं में समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए पीड़ा या वेदना की उत्पत्ति होती है। इसलिए छायावादी रचनाकार वेदना में लिखती है महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये रचनाकार लिखते हैं, निराला दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। तुझको पीड़ा में ढूंढा, तुझ में ढूंढूंगी मैं पीड़ा। तो समझने लायक है कि छायावादी रचनाएं औपनिवेशिक बंधन, साम्राज्यवादी बंधन, अंग्रेजी शोषण के खिलाफ बंधन विरोधी स्वर को अपनाती हैं। इनमें उग्रता है, लेकिन चूंकि शोषण उग्र था, ऐसे इसमें सीधी बात कहना मुमकिन नहीं था। इसीलिए लाक्षणिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, रहस्यात्मक शैली और कल्पनाशीलता। दोस्तों, छायावादी कविता के केंद्र में है राष्ट्रीय जागरण या नवजागरण। भारतेंदु युग से ही नवजागरण परक चेतना की शुरुआत हुई, और जैसा कि हमने देखा, यह नवजागरण दो स्तरों पर काम करने वाली चेतना। एक तरफ वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान की त्रासदी को पहचानने की प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, तो दूसरी तरफ अतीत जो हमारा श्रेष्ठ रहा है, उस अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारने के लिए भी प्रेरित करती है। दो काम करती है, एक तरफ वर्तमान की दुर्दशा, पराधीनता को जानने समझने की ऊर्जा देती है, तो दूसरी तरफ यह मानती है कि हमारा अतीत श्रेष्ठ रहा है, तो क्यों न उस श्रेष्ठ अतीत से हम प्रेरणा लेकर के वर्तमान को संशोधित करें। इसलिए माना गया कि नवजागरण में तीनों दृष्टियां हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संशोधित करना, जिसका वर्तमान सुधर जाए, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दोस्तों, तो भारतेंदु युग से नवजागरण परक चेतना की शुरुआत हुई। याद रखिए, नवजागरण परक चेतना के भी तीन स्तर हैं। जैसे पराधीनता के तीन स्तर थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमें आर्थिक गुलाम बनाया, हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे। आपने पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे कच्चे माल का दोहन, धन का बहिर्गमन। तो नवजागरण परक चेतना पहले स्तर पर उसी आर्थिक शोषण के विरोध में खड़ी है। भारतेंदु युग की कविता, अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी, पै धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। हमारा धन विदेश चला जाता है, यही बड़े दुख की बात है। अब देखिए, द्विवेदी युग में नवजागरण परक चेतना दूसरे स्तर पर है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा शोषण दूसरे स्तर पे किया, राजनैतिक शोषण। आपने खूब पढ़ा होगा, हड़प नीति, सहायक संधि। तो द्विवेदी युगीन रचनाकार
उस हड़प नीति और राजनैतिक शोषण के विरोध में खड़े हो गए और लिखते हैं, पराधीन रहकर हम अपना सुख शोक नहीं कह सकते, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। लिखते हैं नाथुराम शर्मा जैसे रचनाकार द्विवेदी युग में, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो द्विवेदी युग में नवजागरण परक चेतना राजनैतिक शोषण के विरोध में है, भारतेंदु युग में नवजागरण परक चेतना आर्थिक शोषण के विरोध में है, और छायावाद में नवजागरण परक चेतना राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण तीसरे स्तर पे है। क्योंकि अंग्रेजों ने अब हमारा सांस्कृतिक दोहन करना शुरू किया था, हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया था। आपने कई सिद्धांत मैकाले वगैरह को सुना होगा। ये अंग्रेज कहा करते थे, इन भारतीयों में तहजीब नहीं है। ये कहते थे, हम श्वेत जातियों पर अश्वेत जातियों का भार, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। छायावादी रचनाकारों ने देखा कि अंग्रेज हमारा सांस्कृतिक दोहन कर रहे हैं, इसलिए छायावादी रचनाकारों ने हमें सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद से जोड़ा, हमें इस बात की पहचान कराई कि हमारी संस्कृति रही कैसी है, हम आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े लोग हैं। इसलिए चाहे निराला की कविताएं हों, चाहे जयशंकर प्रसाद की कविताएं हों, चाहे कामायनी हो, चाहे आप राम की शक्ति पूजा, देखिए इन कविताओं में आनंदवाद है, समरसतावाद है। निराला के राम दृढ़ आराधन करते हैं, हृदय यानी भावना और बौद्धिकता के सामंजस्य से एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं ये नायक। उस समय की राष्ट्रीय जनता की भी यही आवश्यकता थी कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और बौद्धिक ऊर्जा दोनों के सामंजस्य से तमाम शोषण के विरोध में खड़ी हो सके जनता। तो दोस्तों, छायावादी जागरण तीसरे स्तर पे है, इसलिए छायावाद में नवजागरण परक चेतना प्रौढ़ स्तर पे है। शुक्ल जैसे आलोचकों ने नवजागरण के भी 3 भेद किए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और प्रौढ़ उत्थान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। छायावाद के भाग 2 में हम देखने जा रहे हैं छायावाद की विशेषताएं। क्यों इस धारा में व्यक्तिवाद आया, जिसे आप मय शैली या अभिव्यक्ति की मय शैली कहते हैं। क्यों छायावाद में नारी चेतना, नारी क्यों सशक्त होती जा रही है छायावाद में, क्यों नारी को स्वतंत्र देखने की कोशिश की गई, क्यों छायावाद में प्रकृति चेतना इतनी प्रखर रही है, क्यों छायावाद में रहस्यात्मकता आई, क्यों छायावाद में राष्ट्रीय जागरण है, क्यों छायावाद में कल्पनाशीलता है, क्यों छायावाद में पीड़ावाद है, क्यों छायावाद में मुक्त छंद शैली है, क्यों छायावाद में तत्समनिष्ठ भाषा है, क्यों छायावाद में लाक्षणिकता है, क्यों छायावाद में बिंबों प्रतीकों का सहारा है। यदि इन सभी विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों, क्यों छायावाद में नए अलंकार हैं, तो आपको लगेगा कि छायावाद की विशेषताएं अपने सभी स्तरों पर एक राष्ट्रीय मंच, एक सामाजिक मंच का निर्माण करती हैं, जो शोषण के विरोध में खड़ा हो सके, जो राष्ट्रीय जनता को एकजुट कर सके। इसलिए चाहे व्यक्तिवाद की बात करें, चाहे प्रकृति चेतना की बात करें, ये प्रकृति में शक्ति तलाशती हैं। निराला के राम प्रकृति की 5 शक्तियों में ही महाशक्ति दुर्गा की छवि देखते हैं। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद के मनु भावना और बौद्धिकता के तालमेल के साथ साथ प्रकृति का ही समावेश करती हैं। श्रद्धा उन्हें प्रकृति का कई मर्म समझाती है। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन, तुम इसका पटल खोलने को हो परिकर कसकर बनकर मलिन। एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो भाग 2 में, इसके अगले भाग में, छायावाद के भाग 2 में हम देखेंगे छायावाद की विशेषताएं, क्या उनका मर्म है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई हों। इसे एक बार पढ़ कर के लिखें और फिर पूछें, ना समझ में आए फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।